आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर की कौन सी एनर्जी होगी और ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम एक ही तरीके की एनर्जी मीन्स एक ही तरीके के पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं। और क्या आपको पता है, हमारी जो चॉइस होती है ना अपने पार्टनर को चूज़ करने की, उसी पे हमारी पूरी किस्मत जो है लाइफ की वो डिपेंड होती है। और इस रूल को हम सिर्फ शादी के लिए ही नहीं देखेंगे, इनफैक्ट अगर 1 साल से ज़्यादा कोई रिलेशनशिप भी आपका होगा तो उसको भी हम इस रूल के हिसाब से चेक करेंगे। कहने का मतलब है, अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं और उसको भी 6-7 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये वाला रूल वहाँ भी अप्लाई होता है। आपका पार्टनर कहाँ से आएगा, ये वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि वीनस की पोजीशन आपकी नेटल चार्ट मतलब D1 चार्ट में क्या है, वो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। उसके बाद हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये था कि दारा कारका से हम अपने पार्टनर का नेचर समझ पाते हैं। मतलब कि जो हमारी कुंडली में लोएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट होता है उससे हमें आइडिया लगता है कि वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो दारा कारका है और वो किस तरीके का कौन सा प्लैनेट है, और उसके बेस पे हम डिपेंड करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा। जिसमें मैंने सैटर्न को छोड़ दिया था, वो मेरे से स्किप हो गया था, तो इस वीडियो में मैं उसको भी कवर करूँगी। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि तारा कारका आपके कौन से हाउस में है, तो फिर आपकी लाइफ का पैटर्न कैसा होता है, मीन्स शादी के बाद या जब आप अपनी लाइफ पार्टनर से मिलते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक फर्स्ट हाउस से 6 हाउस तक में अगर आपका दारा कारका बैठा हुआ है तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 7th हाउस से 12th हाउस तक में अगर आपका दारा कारका मीन्स आपका वो प्लैनेट जिसने सबसे लोएस्ट डिग्री ली हुई है वो अगर बैठा हुआ होगा तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा होगा, और साथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मीटिंग योर पार्टनर या आपकी शादी के बाद। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उसका अपडेट भी आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर शनि आपका दारा कारका है तो सारे प्लैनेट्स का दारा कारका तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस वीडियो की, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर सैटर्न जो है वो दारा कारका आपकी कुंडली में होता है तो इसका ये बात तो क्लियर है कि अगर शनि आपका दारा कारका है तो आपकी कुंडली का जो प्लैनेट है शनि, उसको सबसे कम नंबर मिले होंगे। मीन्स शनि की जो एनर्जी है ना उसकी आपके बॉडी के अंदर, आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर उसकी कमी होगी। मीन्स डिसिप्लिन की कमी होगी, मीन्स कोई भी चीज़ को करने का जो कॉन्फिडेंस है उसकी आपको कमी होगी। कहीं ना कहीं लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये चीज़ें भी जो है वो देखने को मिलती हैं जिनका दाराकार का सैटर्न होता है। और जिनका दाराकार का सैटर्न होता है वो हमेशा ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। मतलब उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनका पार्टनर देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत अट्रैक्टिव हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनका जो पार्टनर है ना वो इंटेलिजेंट हो, वो अपनी जीवन के लिए फोकस हो, उसकी लाइफ का कोई गोल हो और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। क्यों? क्योंकि जिसका शनि दाराकार का होता है वो लोग जो है ना उसके उनके अंदर थोड़ा बचपना होता है। उनकी बातें भी कुछ इस तरीके की होती हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस तरीके की बातें कर ले जिससे कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए उनको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उनको संभाल सके प्रॉपर तरीके से, उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा हो, जो कि उनकी सारी बातें भी सुन सके और उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। और क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए फोकस रहेंगे, वो अपनी लाइफ में मैच्योर रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो इनको अच्छी तरीके से समेट पाएंगे। जैसे कि होता है कि जब भी ताराकार का हमारा कोई भी प्लैनेट होता है तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर कम होती है, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है या हम अट्रैक्ट उस व्यक्ति से होते हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी ज़्यादा हो। तो और साथ में ये भी चीज़ देखी गई है कि जब भी ताराकार का जो है वो शनि होता है तो ऐसे में शादी के बाद लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और क्योंकि जो हस्बैंड, जो स्पाउस आपका मिलता है वो उसका मैच्योरिटी लेवल आपसे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी एज से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस गैप जो है वो एज का हो। और अगर आपका पार्टनर आपको कोई ऐसा मिलता है जो कि इमेच्योर होता है तो आप उसको जो है उसके संग लाइफ आपकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। मीन्स जिनका शनि ताराकार का होगा वो उन्हीं पार्टनर्स के साथ अपने जीवन को आगे व्यतीत कर सकते हैं जो लोग मैच्योर हों, जो लोग लाइफ के लिए फोकस हों, जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जिनके अंदर, जिनकी लाइफ का कोई गोल हो और जीवन को जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से और सीरियसनेस से जीवन को बिता सकें।
जिनकी लाइफ का कोई गोल नहीं हो, वो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका जीवन जो है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बहुत रोमांटिक हो, जो बहुत, लेकिन वो मैच्योर ना हो, जो समझदार ना हो, तो फिर उनके संग जीवन जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि आपकी जो चॉइस है वो हमेशा एक मैच्योर पर्सन की चॉइस जो है होती है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन की कमी होती है, आपको कोई भी स्टेप लेने में जो है वो उसमें टाइम लगता है, आप सोचते ज़्यादा हैं, और आपको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जो कि आपकी हेल्प करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको गाइड करे, क्योंकि जिनका ताराकार का सैटर्न होता है उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, अपने पार्टनर की बातें या उनसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ऐसे में मोस्टली देखा हुआ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इनके पार्टनर्स जो हैं वो इनकी सुनते हैं, मतलब कि वो कम बोलते हैं और मैच्योरिटी से इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और एक बात और है कि सैटर्न जो है ना, जब ताराकार का होता है, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो आपका जो स्पाउस है वो पिछले जन्म से आपसे जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ लेना और देना इस जीवन में बाकी है। आप बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के होते हैं, हंसमुख मिजाज के होते हैं, और चाइल्डिश एक्टिविटीज़ भी, चाइल्डिश हरकतें भी आपके अंदर होती हैं। यही रीज़न है कि आपको चाहिए होता है एक बहुत ज़्यादा मैच्योर और गंभीर और सीरियस पर्सन, लेकिन जब वो आपको मिल जाता है तो एक टाइम के बाद आपको जो है उस बिहेवियर से बोर्डम भी होने लगता है। तो कई जगह ऐसी सिचुएशन भी आई है कि जब शनि ताराकार का होता है तो रिश्तों को स्टेबल करने में थोड़ी खींचातानी होती है, बट ये फॉर टाइम बिंग है, टेम्प्रेरी रहता है। ये हमेशा एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है। और जब भी शनि ताराकार का है, मतलब आपका जो स्पाउस है आपसे पिछले जन्म में ही आपसे मिल चुका है, और काइंड ऑफ अ सोलमेट आप लोग जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और आपको समझने वाला और आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने वाला आपका स्पाउस ही होता है। इनफैक्ट ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिनका शनि ताराकार का होता है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म से भी जुड़ा हुआ है, मतलब प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों का अपना जैसे ही स्पाउस मिलता है उसके बाद उनका कारोबार, उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन, उन सब चीज़ों में उनका विजन जो है वो और ज़्यादा क्लियर होता है और उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। ये भी बात सही है कि जिनका ताराकार का सैटर्न होता है, आपकी चॉइस होती है कि आपका जो स्पाउस हो उसके पास लग्जरी भी हो, वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, और किसी ना किसी प्रोफेशन में वो प्रॉपर तरीके से फोकस हो, मतलब कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाला हो। तो ये आपकी हमेशा चॉइस जो है और प्रायोरिटी में रहती है। आपके लिए आपके स्पाउस का एक स्ट्रॉन्ग जो है वर्क एरिया वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपकी मेन कोशिश यही होती है कि आपका स्पाउस जो है वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो और प्रोफेशनली भी स्टेबल हो। आपको सीरियस पार्टनर मिलेगा, हो सकता है वो पार्टनर आपको कंट्रोल भी करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चाइल्डिश जो हरकत है उस चीज़ को वो कंट्रोल करेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको चीज़ें करेगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें, जो भी उनका तरीका होगा वो थोड़ा सा शायद हार्श हो सकता है, क्योंकि शनि एक ड्राई प्लैनेट है, बट वो जो भी होगा वो आप दोनों की लाइफ के लिए चीज़ें जो हैं वो हमेशा बेहतर के लिए ही होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है जब ताराकार का जो है सैटर्न होता है ऐसी सिचुएशन में। हाँ, बस इसमें सैटर्न की पोजीशन भी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि अच्छे घरों में बैठा हुआ है, अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, तो यही जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। अदरवाइज़ लाइफ में थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस जो हैं इस पोजीशन में देखे गए हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में वेल्थ हो गई, प्रॉपर्टी हो गई और आपका प्रोफेशन वो तभी स्टेबल होता है जब आपका खुद का पार्टनर आपसे मिलता है जिनका ताराकार का शनि होता है। शादी के बाद आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं, आप अपनी चीज़ों को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं और आपका जीवन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है जब ताराकार का आपका शनि होता है। और बहुत ही सुंदर चीज़ है ये कि ताराकार का शनि होगा तो ये तो श्योर है कि आपको कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं मिलेगा, लेकिन वो पार्टनर ना आपके घर को, अपनी फैमिली को, सबको एक साथ लेके चलने वाला होगा। वो जितनी इंपॉर्टेंस अपनी फैमिली को देगा उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी फैमिली को भी देगा। मतलब उसके लिए घर, फैमिली, हर चीज़ जो है वो, हर रिश्ते जो हैं उसकी बहुत सीरियसनेस जो है उस व्यक्ति के अंदर होगी।
अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेगा, आपके पेरेंट्स के बारे में सोचेगा। देखिए ये बात तो क्लियर है कि रोमांस हर किसी को चाहिए होता है, बट रोमांटिक लाइफ एक टाइम के बाद जो है वो वैनिश हो जाती है। उसके बाद आती है जीवन में सीरियसनेस, जीवन में स्टेबिलिटी। तो इसीलिए दाराकार का जब शनि होता है तो जीवन में स्टेबिलिटी भी आती है, और दाराकार का जब शनि होता है तो ऐसा पार्टनर अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, सबको एक साथ लेके चलता है, और लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ है जिसमें आप अपने दारा कारका से ये पता लगा सकते हैं कि शादी के बाद आपको कैसा पार्टनर मिलेगा और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो चलिए अब आते हैं पार्ट 2 में कि आपका दारा कारका जब 7th हाउस में बैठा होगा तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। दाराकार का 7th हाउस में होता है तो ये भी एक कार्मिक पोजीशन है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद होते हैं और 7th हाउस जो है वो आपका ओपन एनिमी होता है, आपका सामने एक पार्टनर होता है। इसका मतलब आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो कमी तो वो पूरी करता है, वो आपका पूरक होता है, क्योंकि एक हाफ जो पूरा जो शरीर है, मतलब 1 to 6 तक हाउस जो है वो आपके होते हैं, और 7 to 12 तक के जो हाउस है वो उनके होते हैं। और जब आप दोनों एक साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे पूरक तो करते हैं, लेकिन साथ ही में यहाँ पे आपका पार्टनर जो है वो कमी तो आपकी पूरी करता है, लेकिन आपकी कमी को भी आपको हर समय बताता भी रहता है, मतलब कि आपको रोकता टोकता भी रहता है। इस प्लेसमेंट में लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होती है, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, रोमांस भी आपका बढ़ता है। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है स्पाउस की, बट कार्मिक भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर आपकी कमियां भी निकालेगा, वो कमियां पूरी भी करेगा और आपको टोकेगा भी। और सिंपल बात है, उन कमियों पे आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और अगर ईगो क्लैशेस होंगे तो आपस में आप लोगों की फाइट होगी। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जैसा नेचर है ना, आपको पार्टनर बिल्कुल आपके ऑपोजिट मिलेगा। मतलब आप एग्रेसिव नेचर के हैं तो आपको एक सॉफ्ट पार्टनर मिलेगा। अगर आप काफ़ी सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत इमोशनल हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो एग्रेसिव नेचर का मिलेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने ऑपोजिट जो आपका नेचर है उसी पार्टनर से अट्रैक्ट होंगे। अब अगर 8th हाउस में आपका दाराकार का बैठा होता है तब क्या होता है। 8th हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेस है, तो यहाँ पे ये वाली जो प्लेसमेंट है ये लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब भी दाराकार का 8th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों का जीवन जो है ना, उसका जीवन का पूरा पैटर्न ही शादी के बाद या पार्टनर से मिलने के बाद चेंज हो जाता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है उनकी लाइफ में। रिलेशनशिप के थ्रू काफ़ी चेंजेस आते हैं। ऐसे में जब दाराकार का 8th हाउस में होता है तो कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, बनते हैं और टूटते हैं, और उन्हीं से वो जो है वे रिश्तों को जोड़ने की चीज़ों को समझ पाता है, और फिर उसके बाद जब प्रॉपरली उस सीख को ले लेता है तब जाके उसकी लाइफ आगे बढ़ती है। यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि पार्टनर से मिलने के बाद लाइफ आपकी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, वो वैसी नहीं रहती है जैसी पहले होती है। बहुत चेंजेस आते हैं जीवन में। दिल इतनी बार टूटता है कि वो टूट टूट के काफ़ी ज़्यादा आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल भी होता है यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी कई बार देखे गए हैं। अगर दाराकार का आपका 8th हाउस में होता है और वो और नेगेटिव प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है तो कई बार पार्टनर से मिलने के बाद आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीवन में स्ट्रगल जो है वो काफ़ी आता है, लाइफ में अप्स डाउन्स भी काफ़ी आते हैं, लेकिन इसकी कम्प्लीटली पुष्टि जो है वो होती है D9 चार्ट से। तो जब D9 चार्ट में हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन को देख लेते हैं उसके बाद ही हम इस चीज़ पे प्रॉपरली इसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि दाराकार का अष्टम भाव में किस तरीके का रिजल्ट जो है वो आपकी लाइफ में देगा। लेकिन साथ ही में क्योंकि दाराकार का यहाँ पे 8th हाउस से 2nd हाउस को भी देख रहा होता है, तो यहाँ पे शादी के बाद फाइनेंशियल गेन्स होना ये बहुत नॉर्मल है। ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही नहीं होती हैं, पॉजिटिव चीज़ भी होती हैं। लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीवन कम्प्लीटली बदलता है, आपका नेचर कम्प्लीटली अपने पार्टनर से मिलने के बाद बदलता है। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस कार्मिक जो है वो रिलेशनशिप होता है जब आपका दाराकार का अष्टम भाव में बैठा हो। और यही शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ होती है तो चीज़ें शुभ होती हैं। और अगर
किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पे होती है तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रगल्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका दारा कारका 9th हाउस में बैठा होता है तो 9th हाउस जो है वो भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। तो मोस्टली जब दारा कारका आपका 9वें भाव में बैठा होता है तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद जो है उसका जीवन, मतलब उसकी लाइफ की जो लक है, उसकी किस्मत की चाबी जो है वो उस आपके पार्टनर के पास ही होती है और जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने 7th हाउस एंड वीनस में आपको बताया था कि अगर आपके 7th हाउस में वीनस हो तो आपके पार्टनर के हाथ में ही आपके भाग्य की चाबी होगी। तो एग्जैक्टली उसी तरीके का जब दारा कारक आपका 9th हाउस में होता है तब भी ये सिचुएशन आपकी होती है। यहाँ पे डेफिनेट है कि आपका स्पाउस आपके किस्मत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और ऐसे में मोस्टली देखा गया था कि कई बार क्या होता है कि ट्रैवल के टाइम भी आपका जो स्पाउस आपसे मिलता है या फिर आपके स्पाउस से मिलने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्राएं होती हैं। ये भी हो सकता है कि आप आस्तिक थे पहले और नास्तिक हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आप नास्तिक थे तो फिर आस्तिक हो जाए। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति का दारा कारका 9वें भाव में होता है तो अगर वो शादी से पहले बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है तो शादी के बाद उसकी पूजा पाठ बढ़ जाती है। मोस्टली देखा गया है कि उनके खुद के पिता के साथ जो है आपके स्पाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कहा जाता है कि शायद पिछले जन्म से उनका कोई रिश्ता जो है वो आपके स्पाउस के साथ जुड़ा हुआ है। और ये पूर्व पुण्य का भी हाउस होता है, मतलब पिछले जन्म में आपने जो भी अच्छे काम करे थे, अच्छे पुण्य करे थे, उसी का फल यहाँ पे मिलता है जो कि एक तरीके से आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के रूप में आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव स्थान है आपके दारा कारका के होने का। एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोजिशन ऑफ दारा कारका इन 9th हाउस। अब अगर दारा कारका आपका 10th हाउस में होता है तो 10th हाउस कर्म का स्थान होता है। यहाँ पे मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब आपकी शादी होती है या जब आपका पार्टनर से आपकी मीटिंग होती है तो आपकी लाइफ में करियर जो है उस पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पकड़ आ जाती है। आपकी लाइफ और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी एक्सपांड होता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही दारा कारका का 10th हाउस में बैठा हुआ होता है तो आपके पार्टनर से मिलने के बाद आपकी दिन दुगनी रात चौगनी आप कह सकते हैं। यहाँ पे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी आप कह सकते हैं। रोमांस थोड़ा कम होगा, लाइफ में आप प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, आपका पार्टनर प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, बट जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और अच्छा होता है। आपके कर्म चेंज होते हैं, आपके कर्म के स्थान चेंज होता है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होती है। ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है प्रोफेशनल वे में अगर देखा जाए तो। यहाँ पे दारा कारका अगर आपके 10th हाउस में होता है तो जैसे आपके कारोबार में वृद्धि होती है, ये भी कहा गया है कि यहाँ पे बैठा हुआ दारा कारका आपकी मदर के साथ एक इंटेंस रिलेशनशिप वाला भी हो सकता है आपका स्पाउस। 9th हाउस में मैंने आपको बताया था कि आपके स्पाउस का आपके जो पिता हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होगा। यहाँ पे जब दारा कारका 10th हाउस में होता है तो आपकी मदर के साथ उनका बॉन्ड या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। मतलब कि बीच वाला रिश्ता जो है यहाँ पे देखने को कम मिलता है। बाकी डिपेंड करता है प्लानिटरी पोजीशंस पे भी, और इसकी और पुष्टि हम करते हैं D9 चार्ट को देखने के बाद। अब यहाँ पे कोई मंगल या सूर्य जैसे कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठे होंगे तभी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन साथ में यहाँ पे इस चीज़ की तो कम्प्लीटली पुष्टि है कि जब आपकी शादी होगी या जब आपने अपने पार्टनर से मिलेंगे उसके बाद ही आपका कारोबार इंक्रीज होगा, चाहे उनका वहाँ पे योगदान हो या ना हो। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए, आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। दिन दुगनी रात चौगनी जो मैंने आपको बोला कि आपके जीवन में जो चीज़ होगी वो आपके पार्टनर के आगमन से ही होगी। इसीलिए यहाँ पे ग्रैटिट्यूड फील करना, थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप उस तरीके की फीलिंग्स अंदर रखेंगे तो आप लोगों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब यहाँ पे दारा कारका बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति जो है वो उसको लगता है कि सब कुछ जो किया है वो उसने अपनी मेहनत से ही किया है, उसका
किसी और के आने का या उसके स्पाउस का योगदान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बस उसी चीज़ को मन से हटा के इस चीज़ को मानना ज़रूरी है कि आपके स्पाउस के आने के बाद भी प्लैनेट्स तो वहाँ पहले भी बैठे थे जो कि आपको बहुत कुछ दे रहे थे, बट क्योंकि ये योग ऐसा होता है कि आपके स्पाउस के आने के बाद आपके जीवन में उपलब्धियां जो है वो प्राप्त होती है, इसलिए ग्रैटिट्यूड फील करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अगर दारा कारका पे 11th हाउस में होता है तो ये पंचम से पंचम है, तो जब 11th हाउस में दारा कारका होता है तो ये तो डेफिनेट है कि आपका स्पाउस ऐसा आपको मिलेगा जो आपकी सारी लाइफ की जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने वाला होगा। ये एक है ना बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस में सोचने वाली भी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पाउस की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब दारा कारका 11th हाउस में बैठा होता है तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं टिल द टाइम, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉपर एक्यूरेट जो एप्रोप्रिएट जो उनकी परिभाषा है उस परिभाषा में वैसा स्पाउस वैसा पार्टनर मिलता ही आसानी से नहीं है। तो जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती है तब तक उनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कि आज इसके साथ रिश्ता है, नहीं समझ में आया, फिर किसी और के साथ है, फिर समझ में नहीं आया, और इस तरीके से उनकी जो है वो खोज रहती है टिल द टाइम जब तक उनको एग्जैक्ट सही पार्टनर नहीं मिल जाता। और एक बार उनको सही पार्टनर मिल जाता है और जब वो लोग एक दूसरे के बॉन्ड में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे जो पोजीशन है दारा कारका की वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उन दोनों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होने पे जब वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगते हैं तो लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिस चीज़ की इच्छा वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी ना कर सकें। यहाँ पे आपके जब तारा कारका यहाँ पे होता है तो आपके स्पाउस की आपसे भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होती है और आपकी भी अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। और इसी वजह से ऐसा कई बार होता भी है कि हर समय आप लोगों के दिमाग में आपके स्पाउस जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, मतलब कि हर समय आपका ध्यान जो है वो उनकी तरफ रहता है। वो किसी भी तरीके से रह सकता हो, किसी काम को लेकर रह सकता हो या किसी रिश्ते को लेकर रह सकता हो, लेकिन हर समय आपके दिमाग में आपका स्पाउस जो है वो घूमता रहता है। और आप लोगों की कोशिश भी यही होती है कि हर तरीके से पूरी कोशिश की जाए जिससे कि एक दूसरे के रिश्तों को उन दोनों की ज़रूरतों को प्रॉपरली पूरा करा जाए। मिलके ये लोग बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है स्पाउस की आपके साथ, तो आप लोग लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट भी कर पाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि दोनों के अंदर एक क्वालिटी होती है, आपके अंदर भी, क्योंकि आपका दारा कारका 11th हाउस में बैठा हुआ है और आपको पार्टनर भी मिलता है ऐसा जिसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की हैबिट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब ये एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है जब दारा कारका 11th हाउस में बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे मोस्टली आप दोनों की कोशिश होती है अपने रिश्तों में एक दूसरे को सपोर्ट करने की, किसी भी तरीके से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रखने की। और यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि जब दारा कारका आपका 11th हाउस में होता है ना, तो वो आपको कुछ इस तरीके का स्पाउस या पार्टनर मिलता है। वो पार्टनर्स होते हैं ना जो कहते हैं कि तुम बोलो तो मैं तुम्हारे कदमों में चांद भी रख दूंगा, सितारे भी रख दूंगा। एग्जैक्टली वो उसी तरीके के होते हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से वो कुछ भी करें बट वो अपने स्पाउस की सारी इच्छाओं को पूरी करने की कैपेबिलिटी रखें, और वो ऐसा करते भी हैं। इसलिए मैंने बोला कि रिश्ता जो है, रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्वीट होता है जब दारा कारका जो है यहाँ पे होता है, क्योंकि 5th हाउस आपका लव रिलेशनशिप है और 5th से 11th हाउस जो है वो आपके स्पाउस का जो है वो 5th हाउस है। मीन्स यहाँ पे आपका स्पाउस आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा डिवोटेड रहता है। अब अगर दारा कारका आपका 12th हाउस में होता है, ये भी बहुत एक्सट्रीम और इंटेंस, बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है। यहाँ पे या तो आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता इतना गहरा होगा कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और या फिर इतना ज़्यादा खराब होगा कि आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मतलब या तो फुल्ली कंप्लीटली अटैचमेंट या बिल्कुल डिटैच्ड। तो ये इस तरीके का रिश्ता होता है, बीच में वाला नहीं होता है। 20-30-50% के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं अगर दारा कारका जो है वो 12th हाउस में होता है। खर्चा, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन, बेड,
ये सब चीज़ें जो हैं वो 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो हर चीज़ें जो है ना वो एक्सट्रीम में होंगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। 12th हाउस डोनेशन भी होता है। तो अगर आपका दाराकार का 12th हाउस में बैठा है और आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो फिर ऐसे में डोनेशन करिए। यहाँ पे अगर आपका दाराकार का बैठा है तो कंटिन्यूसली रेगुलरली अगर आप डोनेशन करते रहते हैं तो यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे बने रहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, दाराकार का जब 12th हाउस में होता है, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, अपने स्पाउस को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना हो। मतलब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपका स्पाउस जो है वो आपके साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आपको उसके साथ अच्छे से बिहेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एब्यूसिव लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आपस में फ़ाइट होती है तो एक दूसरे के लिए एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके बाद एक दूसरे के लिए दिल में इतनी घृणा पैदा कर देते हैं कि बिल्कुल डिटैच्ड हो जाते हैं दिल से, दिमाग से। कंप्लीटली जो है वो हस्बैंड वाइफ फैमिली में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं रखते हैं। या फिर इतना उनमें प्यार होता है कि वो एक जिस्म दो जान वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। तो अगर कोई भी चीज़ में इंटेंसिटी ज़्यादा आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका जो प्लैनेट है, जो दाराकार का बैठा हुआ है, वो एफ्लिक्टेड है। ऐसे में रेगुलर आप डोनेशन करते रहेंगे तो ही चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड रहेंगी। बाकी इसकी जो कंप्लीट पुष्टि है वो D9 चार्ट में जब हम प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं तो उससे और ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी मिल पाती है हमको। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर दाराकार का आपका मंगल है और मंगल दाराकार का होने के बाद आपके 12th हाउस में दाराकार का बैठा हुआ है, मतलब मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के लिए हेट्रेड वाली लाइफ हो जाती है। मतलब ऐसी सिचुएशन में कि उस व्यक्ति के आगे अगर आप शादी की बात भी करेंगे ना तो भी उसको लगेगा कि मेरे, वो एक वर्ड होता है ना, वो कहेगा कि बस अभी ये सब बातें मत करो, नहीं तो ऐसा मुझे लगेगा कि मेरे तन बदन में आग लगे। मतलब उनको उस पर्टिकुलर चीज़ से इतनी घृणा हो जाती है क्योंकि मंगल का यहाँ पे 12th हाउस में बैठना और वो भी दाराकार का होके बैठना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका जो अपना स्पाउस या पार्टनर है उसका चंद्रमा सही होना चाहिए। अगर उसका चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो ये मतलब कंटिन्यूसली फाइटिंग वाली जगह है। वो हर समय एक दूसरे के ऊपर चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़े। और ऐसे में एक चीज़ और होती है कि अगर दाराकार का आपका 12th में है और कभी होता है, आपको लगता है कि आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं बेवजह, तो एक तो डोनेशन जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है एज अ रेमेडी। दूसरी बात, कभी भी कोई बात हो, कभी भी कोई चीज़ हो तो घर के अंदर जब आप अपने बेडरूम में हो तो उस समय बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट ना करें। कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी डिस्कशन करना है उससे बाहर लिविंग रूम में आए, वहाँ पे डिस्कस करें, उसके बाद बेडरूम में जाए, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम भी होता है। अगर वहाँ पे कोई भी तरीके का आर्ग्यूमेंट वगैरह होगा तो उसका इफेक्ट पूरी लाइफ में आप दोनों के पड़ेगा। मतलब एक्सपेंसेस हाई हो जाएंगे, बीमारियाँ भी हो सकती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं और आपकी लड़ाई झगड़े जो हैं वो और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है अगर दाराकार का आपका 12th हाउस में हो। लेकिन हाँ, ये भी मैं क्लियरली बोल रही हूँ, जो मैंने आपको बात बोली उससे उतना ज़्यादा घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि चीज़ों की और ज़्यादा पुष्टि होती है जब हम ये देखते हैं कि D9 चार्ट में आपका दाराकार का कहाँ बैठा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि डिविजनल चार्ट जो हमारे होते हैं उसमें एक D9 चार्ट होता है जो कि एग्जैक्टली पुष्टि करता है हर चीज़ की। हमारा जो D1 चार्ट होता है, नेटल चार्ट, उसमें प्रोमिसेस हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर ये चीज़ है, लेकिन वो चीज़ कंफर्म कौन करता है या उस चीज़ पे स्टैम्प जो लगाने वाला होता है वो चार्ट होता है D9 चार्ट। D9 चार्ट जो है डिविजनल चार्ट है जिसको हम देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि आपके दाराकार की पोजीशन कहाँ कहाँ है और उसके हिसाब से फिर हम इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। धन्यवाद।